जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था उस चैप्टर का नाम है ऊर्जा लेखा परीक्षण, एनर्जी ऑडिट। ठीक है, इसको हम लोगों ने कब शुरू किया था? एनर्जी ऑडिट। ठीक है, एनर्जी ऑडिट। और इसमें हम लोगों ने देख लिया था ना कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा ऑडिट कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है और कैसे किया जाता है, हमने ये भी देख लिया था। ठीक है, एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड ये भी देख लिया था। अब कितने टाइप का होता है तो हमने ये भी देखा था कि 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। जनरली हम कहते थे कि प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण, याद हो तुम्हें, तो था टारगेटेड यानी कि लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षण, और तीसरा था डिटेल यानी कि विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण। और जो विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण था ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में होता है, बहुत विस्तृत रूप से होता है। और इस विस्तृत परीक्षण में हम लोग देखते थे कि 3 स्टेप हैं, यानी कि 3 तरीके हैं जिनमें हम ये चीजें करते हैं। 3 मेथोडोलॉजी है। क्या क्या 3 मेथड्स हैं? एक है बेटा प्री ऑडिट, यानी ऑडिट से पहले प्री ऑडिट। इसके बाद है ऑडिट का फेज, ऑडिट फेज जिसमें हम ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज द ऑडिट फेज। और लास्ट वन इज ऑडिट फेज। और जो लास्ट वन है बेटा वो है पोस्ट ऑडिट। क्या है? पोस्ट ऑडिट। ठीक है ना बेटा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी। फिर हमने देखा था कि टोटल इन चीजों को, यानी जितने भी मेथड्स थे, इसको हम लोगों ने 10 स्टेप में ब्रेक कर लिया था, 1 to 10। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो था वो प्री ऑडिट में था। स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 9 तक, स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 9 था ऑडिट फेज के अंतर्गत, और लास्ट स्टेप था पोस्ट ऑडिट, हमने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हम यहाँ पे, फिर मैंने बताया था उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पर उसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो था जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें हमने कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा की। फिर मैंने कहा था कि अपनी तरफ से भी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर है, फ्लो मीटर है, एनालाइजर है, ठीक है ना, पायराइट है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, जहां तक मुझे लगता है। तो एक बार आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो बुक में अवेलेबल है और जो नहीं भी है तो उसको जरूर एक लिस्टिंग कर लेना। ठीक है, और लिस्टिंग कर लेने तो याद रहेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए हम यूज करते थे। ठीक है,
अब जो होता है ना, देखो आपने एनर्जी ऑडिट शुरू किया, ठीक है। एनर्जी ऑडिट करने का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लांट में या पर्टिकुलर बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट कर रहे हो। ऑडिट में आप करते क्या हो, आप वहां जा करके देखते हो, समझते हो और फाइनली आप एक तरह का रिपोर्ट तैयार करते हो, है ना, रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट तैयार करोगे तो इसी रिपोर्ट के आधार पे यह तय होगा कि अच्छा कहाँ कहाँ पे हमें सुधार करने की गुंजाइश है, कहाँ कहाँ हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन को बेटा शॉर्ट में ना कहीं कहीं आप एग्जाम में अगर इस तरह से लिख के आ गया, एन एनर्जी, इन फॉर एनर्जी और कौन एनकॉन करके लिख देता है, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। तो घबराना मत इस वर्ड से, ये एनर्जी कंजर्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, हर जगह हम नहीं लिख सकते हैं, बड़ा हो जाता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी और कंजर्वेशन दो अलग अलग पार्ट, ठीक है बेटा। तो कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन हम जब ऑडिट करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो रिपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कैसी है, यानी किस तरह का रिपोर्ट हो, किस फॉर्मेट पे रिपोर्ट हो, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी लिख करके उस रिपोर्ट पे दे दोगे, एक स्टोरी की तरह आप लिख के दे दो। जैसे आपसे कहा जाए कि अच्छे एग्जाम में कहा जाता है कि आप जब कोई भी एग्जाम पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हो, तो उसमें आप पॉइंट वाइज लिखो या फिर फिगर्स का इस्तेमाल करो, डायग्राम लिखो, टेबल्स का इस्तेमाल करो, डाटास का फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, है ना, इस तरीके से कहा जाता है। अगर आप खुद एग्जामिनर हो सकते हो और आप कॉपीज आपको चेक करने को मिल गई, किसी बच्चे ने सिर्फ स्टोरी लिख दी, पहले लाइन से शुरू किया, लिखा वही है लेकिन उसने एक कहानी की तरह एक ही लाइन बाय लाइन बस लिख दिया, तो वो ज्यादा पढ़ने में रोचक है, या आपने टेबल्स का इस्तेमाल किया है, डायग्राम्स का इस्तेमाल किया है, वो ज्यादा रोचक है, ठीक है। तो इसी आधार पे जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उस रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक तरीका होता है, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ठीक है, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो रिपोर्ट के बारे में कर रहे थे। रिपोर्ट कैसे जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि जैसे मान लो हम कहीं प्लांट में गए, विजिट किए, हमने वहां पे सब कुछ एनर्जी का ऑडिट किया, लेकिन एनर्जी ऑडिट तो मेरे दिमाग में है, उसको हम सही तरीके से जब रिपोर्ट पे पेश करेंगे तभी तो अगला व्यक्ति समझ पाएगा या जो भी कंसल्टेंट है वो समझ पाएगा कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है, हमको एग्जैक्टली समझना क्या है रिपोर्ट से, ठीक है, इसलिए तो रिपोर्ट दी जाती है। तो रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाए कि हाँ एनर्जी ऑडिट के लिए हमने क्या किया, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारे एडवांटेजेस रहे, इसके लिए रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत जरूरी है। तो फॉर्मेटिंग रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन अगर आना होगा तो क्या क्या आ सकता है, पहले रिपोर्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लो कि रिपोर्ट एक पूरी तरीके से डिटेल्ड होना चाहिए, जितना डिटेल्ड रिपोर्ट होगा उतना बेहतर, ठीक है। मान लो हमारे पास अगर 100 पेज का रिपोर्ट हो सकता है, 50 पेज का भी हो सकता है, 20 पेज का भी हो सकता है, जितना डिटेल्ड होगा, जितना बढ़िया तरीके से होगा, जितना डिटेल्ड में होगा उतना अच्छा रिपोर्ट होगा, ठीक है। रिपोर्ट जब हम शुरू करते हैं कोई भी चीज रिपोर्ट में, तो जो उसका समरी है, जो भी समरी मतलब कि जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है ऑडिट करने के बाद, ठीक है, कि क्या हमारी समरी में कि कितना हम इनपुट दे रहे हैं, कितना हमारा लॉस हो रहा है, कितना हम सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम शुरुआत करते हैं। एक संक्षिप्त रूप से समझ लो कि सारांश होता है, एक स्मॉल, एक छोटा सा एक समरी होता है, ठीक है। उसमें शुरुआत में ही बताया जाता है कि प्रबंधन यानी कि एनर्जी का मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, एनर्जी का प्रबंधन हमें करना है, इससे हमारा
क्या क्या बचत हो सकता है, एक मोटे मोटे तौर पे जो भी एनर्जी ऑडिट में आप करते हो तो जो भी समरी निकल के आती है पहले आप उसको उसमें दर्ज करते हो रिपोर्ट में, ठीक है। और जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो रिपोर्ट में आपने मान लो सपोज दिया कि एनर्जी का बचत होना है या मैनेजमेंट की बात हो रही है, एनर्जी मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, वो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब इतना टेक्निकल ना कर दो कि जो आम आदमी है, जो वर्कर है, जो इतना टेक्नीशियन नहीं जान फुलफिल्ड है, ठीक है, हो सकता सब कुछ ना जानता हो। एज ए इंजीनियर जैसे आप कुछ ऐसी बातें कर दो कि वो ना समझ पाए, ठीक है, तो इस भाषा में हो कि वो आसानी से समझ सके, ठीक है, उसके अनुरूप हो। जो नॉन टेक्निकल कर्मी है ना वहां पे, उनके अनुरूप करना तो उन्हें ही है, ठीक है। मैनेजमेंट तो ऊपर से देख रहा है ना, लेकिन जैसे हम आपको पढ़ाएंगे तो आपकी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, अदरवाइज तो मैं तो अंग्रेजी बकूं हिंदी बकूं तो कहानी खत्म हो जाएगी ना फिर तो ऐसे। तो वैसे ही रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्ट जो है उसके अनुरूप होना चाहिए कि जो भी रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो समझ सके, और जितना बेहतर वो रिपोर्ट को समझेगा उतना ही एनर्जी कंजर्वेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समान विवरण हमने दे दिया। उसके बाद जो हम निकालते क्या है कि वार्षिक तौर पे, एनुअली, यानी वार्षिक तौर पे हमारा क्या एंगेजमेंट है एनर्जी का, यानी कितना हम इनपुट दे रहे हैं एनर्जी का, कितना हम बचत कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिल के रूप में, ऊर्जा का खपत के रूप में। इसको हम किसके फॉर्म में दिखाएं, टेबल के फॉर्म में दिखाएं, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है ना। टेबल ग्राफ के फॉर्म में रहेगा तो डाटा समझ में आ जाएगा। जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हमने डाटा तैयार कर लिया, ठीक है, तो हमने एक डाटा के लिए टेबल बना दिया, चाहे ग्राफ बना दिया, सपोज ये ग्राफ बनाया तो सारा समझ में आएगा ना हमें। इस प्रकार से ग्राफ है, एनी एनर्जी कंजर्वेशन कोई भी ग्राफ है तो ग्राफ का इस्तेमाल करें, टेबल का इस्तेमाल करें कि देखते ही समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हर जो स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेप नंबर 1 से 10 तक की हमने बात की, हर स्टेप के साथ हम उसमें क्या क्या हम उसमें इनपुट दे सकते हैं, क्या उसका आउटकम आता है। आउटकम मतलब कि देखो, आप कहते हो ना कि प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अगर ऑडिट किया तो उसमें प्रॉब्लम निकल के आया, लेकिन उसका सोल्यूशन भी वहां पे हम दर्ज करें अपनी रिपोर्ट में। जैसे लीकेज है, तो लीकेज अगर कहीं हो रहा है, यानी कि भाप का लीकेज हो रहा है कहीं, तो भाप के लीकेज के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो भी वहां पे दर्ज होगा, ठीक है। तो इस चीज के अंदर जहां जहां पे जिस स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पे ये चीज मेंशन की जानी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आप जो भी टेक्निकली आप इंजीनियरिंग रिलेटेड जो उसमें टर्म्स हैं, जो आप उसमें अपनी सलाह देना चाहते हो, सिफारिशें करना चाहते हो, ठीक है, उसको लेकर के चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। होल्ड करना बेटा 1 मिनट। चलो और डिस्टर्बेंस है, खैर कोई नहीं। तो देखो इन शॉर्ट यही था कि लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी सिफारिशें हैं, सिफारिशें मतलब जो भी अप्रिसिएशन आपको देना है, जो भी उसमें आपको रिकमेंडेशन देना है, उसको आप उसमें दर्ज करोगे और वहीं पे अंत करोगे। और लास्ट में फिर आप सबसे लास्ट में ना आप देखते हो अनुलग्नक। अनुलग्नक के रूप में आप क्या देखते हो, जैसे क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या मशीनें हैं, क्या क्या उसका क्या क्या उसका रेटिंग है, कितनी संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो इंडस्ट्री में गए तो इंडस्ट्री में आप गए मान लो पावर प्लांट, पावर प्लांट में एक बॉयलर है, उसके बारे में आप अनुलग्नक में डाल दोगे, एक बॉयलर है उसकी क्या क्षमता है, एक टरबाइन है उसकी क्या क्षमता है, कितने फैन है, ठीक है, कितने बल्ब हैं, कितने एसी हैं, कितने और चीज, जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका एक लिस्टिंग विद उनका डेजिग्नेशन विद उनकी क्षमता के साथ आप एक रिपोर्ट में लास्ट में उसको आप अपेंडिक्स के रूप में दे देते हो। इसे हम कहते हैं अनुलग्नक, ठीक है। अनुलग्नक के रूप में आप देते हो तो वहां से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वहां से जानकारी मिल जाती है कि हाँ हमारे प्लांट में ये चीजें, ये मशीनें अवेलेबल है, ये चीजें यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ उनके बारे में जब ये पता रहता है कि इनकी क्षमता कितनी है, थर्मामीटर कितने रेंज का है या किस कंपनी का है,
ठीक है, मतलब कंपनी के कहने का मतलब है किस क्षमता का है, ठीक है, वो सब चीजें। तो एक रिपोर्ट ऐसे बनता है, और जितने भी उस पे, अच्छा बीच में क्या है, बीच ये तो लास्ट का हो गया, और बीच में मैंने जैसे बताया कि संयंत्र का पहले परिचय देगी, क्या क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, फिर बताएगी उसमें कि प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या क्या है, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या क्या, कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसका यूटिलिटी है, क्या उसका यूज है, ठीक है। जैसे उसके साथ साथ हमको पानी भी चाहिए, जल चाहिए, कंप्रेस्ड एयर चाहिए, कहीं ठंडा पानी चाहिए, कहीं गर्म पानी चाहिए, कहीं हॉट एयर चाहिए, कहीं कोल्ड एयर चाहिए। तो प्रोसेस के साथ साथ कुछ यूटिलिटीज भी रिक्वायर्ड होती हैं, इसकी बात करेंगे। फिर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फ्लोमीटर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर मापना है, प्रेशर मापना है, मैनोमीटर होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे हम ऊर्जा का बचाव और कर सकते हैं, जैसे कहाँ कहाँ, जैसे बॉयलर है उसकी क्या एफिशिएंसी है, भट्ठी है, फर्नेस है उसकी क्या एफिशिएंसी है, लाइटिंग सिस्टम कैसा है, जनरेटिंग सिस्टम कैसा है, मोटर कैसा लगा है, यानी जहां पे भी हम ऊर्जा की बचत कर सकें इसके बारे में भी चर्चा रहेगी। और लास्ट में फिर मैंने जैसे बताया कि सिफारिशों की बात करोगे, सिफारिश मतलब सिर्फ इतना कि लागत को कैसे हम कम करें, आउटपुट कैसे बढ़ाएं, ऐसा ना हो कि कहीं एक मशीन पे 10 आदमी काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 की हो, ठीक है। तो सब तरीके का, या कहीं ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, वहां एक मशीन लगा दो, वो काम जल्दी हो जाएगा। तो कैसे बचत कर सकते हो वार्षिक तौर पे, एनुअली आप उसके बारे में करोगे। और लास्ट में अनुलग्नक यानी एनेक्सचर के बारे में, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिस्ट बनाना, ठीक है, लिस्ट। समझ में आया बेटा? अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा क्या क्या चीजें होती, पूछेगा कि जो अनुलग्नक होता है, एनेक्सचर होता है, वो किधर होता है, वो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट, सिफारिश के बाद अनुलग्नक। रिपोर्ट में 3 चीजें, सबसे पहले आप बेसिक बताओगे, एक एक्नॉलेजमेंट दोगे, जनरल परिचय दोगे प्लांट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और फिर बीच में आप पूरी कहानी डालोगे, क्या क्या कैसे है, क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, सब डालोगे। और लास्ट में उसकी समरी दोगे, मतलब सिफारिशें करोगे, क्या आपको चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वार्षिक आधार पे लास्ट में। और आखिरी जो पेज होता है, यानी आखिरी में जो होता है सबसे लास्ट में, वहां पे हम अनुलग्नक यानी कि एनेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई वेंडर है, कोई कंपनी है, किससे सामान लिया गया है, क्या उसकी टेक्निकल डिटेल्स है, ठीक है, जैसे मोटर कितने हॉर्स पावर का है, पंखा कितने आरपीएम का है, लाइट की क्षमता क्या है, बॉयलर की क्षमता क्या है, इनकी लिस्टिंग रहेगी। तो यही जब एक तरीके से पूरा फॉर्मेटिंग करते हैं, इसे हम कहते हैं रिपोर्ट का बनना या फॉर्मेटिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको एक बार देख लेना बच्चे, अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? अब हमारे पास 2 चैप्टर बचते हैं, वो 2 चैप्टर मैकेनिकल के हैं, तो उसको मैं करवा दूंगा, किसी से बोल करके करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाला जितना था पोर्शन जो मेरे हिस्से का था, वो मैंने कवर कर लिया है। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताना, पढ़ते रहो, कुछ भी दिक्कत हो पूछते रहो, ठीक है। चलो।